नमस्कार मित्रों। मेरी सर्दी की इस जैकेट पे मत जाइएगा। दिल्ली में और देश में माहौल बहुत गरमाया हुआ है। राजनीति जो है बिल्कुल गर्मा गर्म है और संसद का माहौल तो एकदम हॉट है। इधर से उधर से सब तरफ से तीर चल रहे हैं, हंगामा हो रहा है, आरोप लग रहे हैं। वंदे मातरम से राष्ट्रभक्ति का पैमाना तय हो रहा है और नेहरू जी की वोट चोरी की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी, अमित शाह यानी विपक्ष के नेता और होम मिनिस्टर के बीच में तगड़ी बहस हो रही है। कुछ ऐसे शब्द जिनको एक्सपंज किया गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया, ऐसे बहुत सारे मसले हैं। वोट चोरी भी है, एसआईआर भी है। इन सब को लेकर तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। चुनाव सुधारों पर भी चर्चा हुई, सुना मैंने। इतने सुधार होंगे नहीं होंगे, इस सब पर बात करेंगे। तो माहौल बहुत गर्म है और ऐसे माहौल पर जो राजनीति गर्मा गर्मी है उस पर आशुतोष जी से बेहतर कोई बात कर नहीं सकते। आशुतोष जी तो राजनीति के गर्मा गर्म सुपरस्टार हैं। और गरमा देते हैं। अंकट विद आशुतोष में चर्चा करेंगे कि संसद में और देश में क्या हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। आप भी इतना जैकेट गर्मा गर्म पहने हुए हैं तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, नहीं सर्दी तो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। दूसरा उम्र का लिहाज तो करना ही पड़ेगा। अब आप 20 साल के तो है नहीं कि आप ना आप जो है टी शर्ट में घूमे और उसके बावजूद ना मैं राहुल गांधी हूँ टी शर्ट में घूमूंगा मुझे सर्दी नहीं लगेगी। मैं तो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एज हूँ। देखिए, इस पूरे मसले पे जो मुझे चीजें पहले बहुत अखरती थी, अब नहीं अखरती, वो ये कि नेहरू पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। अब अगर देश के गृह मंत्री ये बोले कि नेहरू जी वोट चोरी करते थे, इंदिरा गांधी वोट चोरी करती थी, तो उसको सिर्फ एक अच्छे हास्य के तौर पर लेना चाहिए और उस पर आनंद उठाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई आजकल पहले तो हरिशंकर परसाई जैसे लोग थे जो अच्छा लेख लिखते थे और उसमें हास्य व्यंग होता था। शरद जोशी अब हाँ, या दूसरे लोग लिखते थे। अब ये काम जो है वो देश के गृह मंत्री भी करने लगे तो अच्छी बात है। हमारा तो स्वास्थ्यवर्धन ही उससे हुआ। मेरा तो कुछ खून ही बढ़ गया इस बात को सुन के कि चलिए ये भी एक स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम पे जो चीज वाकई में हम सब लोगों को चिंतित करनी चाहिए और जो लोग भारत के लोकतंत्र में यकीन करते हैं उनको थोड़ा परेशान होना चाहिए, बल्कि ज्यादा परेशान होना चाहिए कि जिस तरीके से लोकसभा के अंदर राहुल गांधी और अमित शाह के बीच में जो झगड़ा हुआ। आपका भी करीब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे ज्यादा संसद को कवर करने का, मेरा भी थोड़ा बहुत संसद को कवर करने का एक्सपीरियंस है। और अगर मैंने संसद नहीं कवर की तो कम से कम टेलीविजन पे तो वाकई में मैंने देखा है लंबे समय तक। वो देख के एकदम मैं तो जिसे कहते हैं ना कि आप कुछ समय के लिए आप बिल्कुल नम्ब हो जाते हैं, एकदम सुन्न हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है कि एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन चुनौती देते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर बहस कर लीजिए। और महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि उन्होंने ये बात की, महत्वपूर्ण बात ये कि बहुत शांत शालीन तरीके से बात करते हुए अचानक जैसे लगता कोई फ्यूज उनका उड़ गया और फिर आवाज तीखी होती है और फिर वो कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं। ये जो चुनौती की भाषा है ये हमारी संसदीय परंपरा का हिस्सा तो नहीं हो सकती, खासतौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति। लेकिन जब मैं सोच रहा था कि शायद इसका बहुत दूसरे तरीके से गृहमंत्री जवाब देंगे, तो उसके बाद जो गृहमंत्री जी का जवाब आया उसने तो मुझे पूरी तरीके से शॉक कर दिया। वो भी अब दोनों का अंदाज लगभग एक जैसा था। वो धीमे मृदु भाषा में अपनी बातों को रख रहे तो सडनली ऐसे लगा जैसे उनका भी फ्यूज उड़ गया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसे तो संसद नहीं चल सकती ये, और उस वक्त अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हो या कोई ये बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाला आदमी हो कि ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा दरअसल क्या रिफ्लेक्ट करती है, इस मुद्रा का अर्थ क्या है, क्या ये वाकई में एक डेमोक्रेटिक फेस है या कुछ और है, या फिर अंदर से कोई बहुत बड़ी परेशानी उनके अंदर है जो निकल नहीं रही है और कोई ट्रिगर मोमेंट मिलता है और वहां से निकल जाता है। आने वाले वक्त में साइकोलॉजिस्ट जरूर या साइकेट्री जरूर इसका एक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, क्यों देश के दो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी की। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक दूसरे को देख लेने की नौबत तक आप पहुंचे हैं,
गृह मंत्री को अपना आपा खोना पड़ता है और बहुत ही भयानक मुद्रा के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन को बिल्कुल तेज आवाज में चुनौती देने की जरूरत पड़ती है, तो आप सोच लीजिए कि फिर सड़कों पर क्या होगा। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें लोग आज की तारीख में सैकड़ों बार देख रहे हैं। मैंने भी कम से कम 15 बार तो देखा ही देखा, इसलिए मुझे याद है ये वाकया, जज्बा एकदम दिमाग में। तो सड़क पर भी वही चीज होगी, समर्थकों के बीच में वही चीज होगी, और ये हमारे देश को एक एनार्की की तरफ लेकर जाएगी। क्योंकि अगर संसद शालीन होना बंद कर देगी तो समाज भी शालीन होना बंद कर देगा। क्योंकि संसद में हम मान के चलते हैं वो लोग आते हैं जो समाज के बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, जिनसे हम सड़क छाप भाषा की या सड़क छाप लड़ाई की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन अगर संसद अगर शालीन होना बंद कर देगी तो फिर सड़क का क्या होगा, मैं सोच के खाली काम जाता हूं। इसलिए मुझे बहुत तकलीफ, और मैं बार बार इसको कहता हूं कि शादी जो है, मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की मर्जी से चलता है और कामयाब भी होता है। लोकतंत्र भी एक तरीके का इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है जिसमें हस्बैंड वाइफ, सत्ता पक्ष और विपक्ष है, दोनों के बीच में अगर पटेगी नहीं तो इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी। तो और हस्बैंड वाइफ अगर रोज लड़ेंगे तो उसका अर्थ क्या हुआ, एक तरीके का तनाव पैदा होगा और उसके अंदर तमाम तरीके की गाली गलौज होगी, वायलेंस होगा, और अंत में वो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी, डिसोल्यूशन होगा उसमें। लेकिन तो यही चीज लोकतंत्र पर भी लागू होगी। बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में ही विपक्ष होता है, किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं होता। सिर्फ मैरिज में ही हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, बाकी तो आप बिना शादी के रहिए, क्या फर्क पड़ता है, कहने को मैरिज आप लाइफ पार्टनर्स हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है और मुझे लगता है इस पे सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए, विपक्ष को भी सोचना चाहिए, राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए और गृह मंत्री को भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है। लेकिन यही सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी क्यों नौबत आ रही है, क्या ऐसी वजह है कि हम यहाँ तक पहुंच गए, क्या रिश्तों में खटास बढ़ रही है, क्या विपक्ष जो है लगातार प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, पद पर बैठे हुए लोगों को लगातार एक अराजक भाषा, अश्लील या अशालीन भाषा की बात नहीं करता मैं, अराजक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या सरकार में जो लोग बैठे हुए वो विपक्ष के नेता की परवाह नहीं करते, बहुत सीधे सी बात। क्या ऐसी वजह है कि ये, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष तो 70 साल से है ही ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले कोई व्यवस्था बनी है, ये नई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और देखिए विजय जी, इसके तीन बड़े कारण मैं देखता हूं। एक कारण आइडियोलॉजिकल है, एक दूसरा कारण स्वभावगत है, और जो तीसरा कारण है वो एक तरीके से अपने स्वभाव में जिसे कहते हैं ना कि स्वाभाविकता नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। विचारधारात्मक इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि 2014 में पहली बार भारतीय जनता हिंदुत्व एक विचारधारा के तौर पर सत्ता में आई और बहुमत के बल पर आई। मुझे इस बारे में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। मैंने अपनी 2 किताबें इस पर लिखी हैं और मैं तीसरी किताब पे काम कर रहा हूं। विचारधारा चाहे हिंदुत्व की हो चाहे वामपंथ की हो, विचारधारा चाहे हिटलर की हो चाहे मुसोलिनी की हो, विचारधारा चाहे पॉलिटिकल इस्लाम की हो, विचारधारा अपने स्वभाव में ही लोकतांत्रिक नहीं होती, क्योंकि वो ये मान के चलती कि जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, बाकी लोग उसमें अकोमोडेशन नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण ये मेरा अध्ययन है। इसलिए आप देखिए डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है। हाँ, आप कम्युनिस्ट शासन को देख लीजिए, वहां जितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन अगर आज भी अगर आप वामपंथियों से बात करेंगे तो वो उसको ग्लास ओवर कर देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कह रहा हूं। तो एक तो विचारधारात्मक दिक्कत है जहां अस वर्सेस देम है, और विचारधारा में शत्रु होते हैं, मित्र नहीं होते। अगर आप उन विचारधारा से सहमत है तो फिर आप सहयोगी हैं, मित्रता वहां बिल्कुल कम होती है। अगर आप उनसे विचारधारा से सहमत नहीं है तो फिर आप शत्रु हैं। पहला तो ये। दूसरा बड़ा कारण यह है कि ये व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपना जो स्वभाव है जिसमें सब कुछ हाईवे के हिसाब, माईवे के हिसाब से होना चाहिए। जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से आप देख लीजिए पूरा टोटल सेंट्रलाइजेशन है।
वहां भी उन्होंने विपक्ष को पूरी तरीके से मार्जिनलाइज कर दिया था, यहां तक कि अपनी पार्टी के जो बुलंद आवाजें थी उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। तो वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि दरअसल उनके सामने कोई आदमी मुंह खोलने की हिम्मत कैसे कर रहा है और कैसे उनको चुनौती दे रहा है, या कैसे उनकी बातों को नहीं मान रहा है। वो कहे उठो तो वो कहे उठो, वो कहे बैठो तो बैठो, ये वाली स्थिति है। तीसरी जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी साइकोलॉजिकल इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नहीं बने जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी बने थे। वो 1951 से सत्ता में थे, लगातार वो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लगातार कार्यकर्ताओं से उनका इंटरेक्शन था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 2 दशक 3 दशक की मेहनत के बाद लोगों के अंदर एक स्वाभाविक, एक सहज उनके प्रति सम्मान पैदा हुआ। और वो सम्मान तो कितने भी कोई कैसा भी नेता रहा हो पार्टी के अंदर, डिफरेंसेस तब भी थे, आज भी डिफरेंसेस है होंगे, लेकिन उनकी उनका जो नेतृत्व था वो सहज स्वाभाविक तौर पर स्वीकार्य था, उसमें सम्मान था। मैं इतने लोगों से मिला हूं, कोई मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, बीजेपी का आदमी भी, नाराजगी दिखाई पड़ती है, डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो असम्मान वाली भाषा मैंने नहीं सुनी। कब आपने सुनी हो तो बात अलग। लाल कृष्ण आडवाणी उनके बीच में एक तरीके की प्रतिद्वंदिता बात के समय में हो गई, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों में जो गर्मजोशी थी ये बिल्कुल उसी तरीके की थी जैसे कि सरदार पटेल और नेहरू के बीच में थी, कि दोनों विचारों में बहुत मतभेद थे, दोनों एक स्पेस के लिए कंपीट भी कर रहे थे, लेकिन आपने कभी सरदार पटेल से नेहरू जी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी, कोई ना ही नेहरू जी से आपने कभी सरदार पटेल जी के बारे में गर्मजोशी। बल्कि मुझे तो वाकया याद है कि जब सरदार पटेल बीमार थे तो नेहरू जी उनको देखने गए तो सरदार पटेल ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो करीब 15-16 साल उनसे उम्र में बड़े थे। उन्होंने कहा, जवाहर तो मुझ पर भरोसा नहीं करते। तो जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा कि मैं तो खुद पर भी भरोसा नहीं करने लगा। मतलब वो जो आत्मीयता थी, जो रागात्मकता थी, वो हम अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के बीच में भी थे। मैंने तो कभी नहीं सुना कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कभी अटल जी के बारे में कोई बात कही हो या अटल जी ने उनके बारे में कोई बात, पब्लिकली तो मैंने नहीं सुना, प्राइवेटली तो कभी कभी होती है। वो जो अर्जित सम्मान था वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं हासिल है, और मैं बहुत ईमानदारी से उसको कहता हूं, क्योंकि वो उस प्रोसेस से नेता नहीं बने थे पार्टी के। वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, चुनाव जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद फिर वो जो है वो प्रधानमंत्री बने, सर्वोच्च नेता बने, चुनाव जीता है। लेकिन उनका खौफ मैं हर तरह देखता हूं। ये बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति है कि नेहरू को लेकर उनकी पूरी कैबिनेट में, उनकी पार्टी में जो सम्मान था, जो प्यार था, वो इंदिरा गांधी को नहीं मिला। इंदिरा गांधी को गलतियां नेहरू जी ने भी की, गलतियां इंदिरा गांधी ने भी की, गलतियां अटल बिहारी वाजपेयी से भी, गलतियां मोदी जी से भी हुई हैं। लेकिन जो सम्मान पक्ष विपक्ष का जो नेहरू जी को हासिल था, या जो सम्मान अटल जी को हासिल था, या लाल कृष्ण आडवाणी को हासिल था, वो सम्मान इंदिरा गांधी को कभी नहीं मिला। और ये उनके अंदर एक दमित इच्छा के तौर पर हमेशा रहा। कुछ मैं वही चीज आप आज मोदी जी के बारे में देखता हूं। तो ये जब और ये एक बहुत वो स्थिति, मैं बार बार इसको कहता हूं, इसको मैं कहता हूं कि निक्सन्स कैनेडी कॉम्प्लेक्स। निक्सन्स कैनेडी कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि निक्सन, अगर आपने वो फिल्म देखी हो निक्सन, जो उनकी बायोग्राफिकल फिल्म है, बाद में जब वो वाटरगेट कांड के बाद इस्तीफा देके निकलते हैं तो कैनेडी की तस्वीर के सामने खड़े होते, पीछे किसिंजर खड़ा होता है और निक्सन कहते हैं, मैंने दुनिया बदल दी, मैंने विदेश नीति बदल दी, मैंने वियतनाम युद्ध रोक दिया, मैंने चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते को एक नया आयाम दे दिया, लेकिन मुझे वो सम्मान नहीं मिला। और कैनेडी की तरफ इशारा करके कहते हैं। तो कैनेडी 3 साल ही रह पाए, कोई उनकी प्रेसिडेंटशिप में कोई बहुत बड़ा करामात भी नहीं हुआ, लेकिन कैनेडी एक ऐसी शाहकार के तौर पर थे। निक्सन हमेशा उनसे कंपीट करते रहे और अंत में निक्सन के मन में वो कुंठा भरी रही। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो स्थिति आज मोदी जी में है। अगर वो मेरी बात को सुन रहे हो तो बुरा ना माने, मैं तो एनालाइज कर रहा हूं। वो कहीं ना कहीं उनके मन में कि उनको लगता कि मैंने इतना कुछ बदल दिया, लेकिन मुझे वो सम्मान हासिल नहीं हुआ जो नेहरू को मिला, या जो अटल बिहारी वाजपेयी को मिला, या मनमोहन सिंह को जो सम्मान मिला। और सब लोग हतप्रभ थे जब मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद जिस तरीके से अखबारों में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा, वो भी अद्भुत था। तो मुझे लगता है ये 3 बड़े कारण है। और चूंकि जब ये टॉप से बॉटम तब जाता है,
अगर अगर जैसे आप कई बार आप इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि एक बार अटल जी के सामने प्रमोद महाजन ने चंद्रशेखर जी के बारे में कोई टिप्पणी कर दी थी, और मुझे याद हो टिप्पणी क्या थी। जब वो चंद्रशेखर जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आलोचना कर रहे थे, तब प्रमोद महाजन खड़े बोले कि मैं भी आपके 44 दिन के शासन के बारे में टिप्पणी कर सकता हूँ। तो इस पर अटल जी ने फिर प्रमोद महाजन जी को बुलाया और फिर उनको डांट फटकार लगा। आपको अच्छी तरीके से याद होगा वो पूरा प्रकरण। तो एक डांट पड़ गई और उसके बाद बीजेपी के काडर में मैसेज चला गया कि अब आप असम्मान नहीं कर सकते अपने किसी वरिष्ठ नेता का, भले पक्ष में या विपक्ष में। एक बार अगर प्रधानमंत्री जी अपने किसी सांसद को ये डांट लगा दे तो आप देखिए स्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई स्थिति दिखाई पड़ती है। सर, अब प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत बात हुई, विपक्ष के नेता की बात करते हैं। संसदीय अनुभव में देखूं तो रिकॉर्ड के हिसाब से तो राहुल गांधी जी का संसदीय अनुभव प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री उनके 10 साल बाद आए हैं, ठीक है। फिर पार्टी का भी उनके पास बड़ा अनुभव है, पार्टी के अध्यक्ष भी वो रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे, तो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं, एमपी भी लगातार वो बनते रहे हैं। उसके बाद भी क्या वो संसदीय व्यवहार के उन मानकों पर खरे उतर रहे हैं? और अगर नहीं तो क्या वजह है उसकी? क्या उनकी खिसियाहट है? क्या उनका अहंकार है? क्या उनका यह है कि भाई सब कुछ मेरे पास है, मुझसे कौन बराबरी कर सकता है? देखिए, अगर आप 2004 से लेकर 2014 तक की अगर संसदीय व्यवस्था को अगर आप देखें या बहस को देखें, उसमें कभी राहुल गांधी को मैंने चीखते हुए नहीं देखा। आपने देखा हो तो बात अलग है, या अपनी शालीनता को भंग। हाँ, लेकिन 2014 जी उनकी सरकार थी 2004 से। हाँ, सरकार, बट वो कभी चीखते हुए चिल्लाते हुए मैंने कम से कम नहीं देखा। एक ही प्रकरण आता है जब उन्होंने वो अधिवेशन, वो क्या कहता, अध्यादेश फाड़ने का स्वांग रचा था, तो थोड़ा ड्रामाई अंदाज था उसमें। राहुल गांधी की दिक्कत क्या है कि वो एक ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, और एक ऐसे नेता से उनका सामना है जिसका मुकाबला कैसे करना है ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा। और तीसरी बात क्या है कि उनपे इस तरीके के इतने प्रकार के हमले हो रहे हैं, और सब तरीके के हमले हो रहे हैं, कि किसी कोई सामान्य व्यक्ति के लिए उन हमलों को झेलना और सरवाइव करना मेरी नजर में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और क्योंकि आप पता नहीं, आप उन टीवी चैनल्स पे जाते, राहुल गांधी को लेके जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया में जिस तरीके से उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश होती है, टीवी चैनल्स के एंकर तक जिस भाषा में उनसे बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े अपराधी हो, या कोई बहुत ये बिल्कुल असामान्य स्थिति है। और इस असामान्य स्थिति में किसी भी व्यक्ति का डिसइंटीग्रेट होना बहुत आसान है। मैं विजय जी, मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा राजनीति में जाने का अनुभव हुआ, और मैंने वो जो प्रेशर जो केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो आम आदमी पार्टी के ऊपर डाला गया, मैं उसका भुक्तभोगी भी हूं, और मैंने उसको महसूस भी किया है कि ऐसी स्थितियां आती हैं जब आपको ये लगता है कि आज अभी थोड़ी देर पहले पुलिस मेरे घर पे आ जाएगी, या मैंने ये बोला तो कहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, या कल मुझे जो है पार्टी का दफ्तर खाली करना पड़ सकता है, या कल कोई चीज हो सकती है। उसको मैंने बहुत उससे महसूस किया है। और इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि राहुल गांधी के साथ मेरी सहानुभूति है, और विपक्ष के साथ भी मेरी सहानुभूति। अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो और अचानक आपका खाता सीज कर दिया जाए, अगर आप चुनाव लड़ने के कुछ समय पहले की बात है, आपको 50 घंटे तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आपको इंटरोगेट करे, 12-12 घंटे बैठा के, आपकी माँ को इंटरोगेट करे, उनकी माँ को लगातार जिन भाषा में उनका नाम लिया जाता है, बार बार इटालियन का, आप सोचिए वो कौन सी मानसिकता होगी। तो मैं उनके उस माहौल को समझ सकता हूँ, लेकिन ये कोई कोई बहाना नहीं है, ये एक्सक्यूज काम में नहीं है। हाँ, आप राजनीति के अंदर हैं तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा, और खासतौर पर जब आप मोदी जैसे आदमी से लड़ रहे हैं तो आपको झेलना तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कोई बहाना नहीं है। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि उनको भी शायद उसी तरीके से अपना भाषण देना चाहिए जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भाषण दिया। और प्रियंका का भाषण लोगों ने बहुत तारीफ की, बहुत सराहा भी। राहुल का भाषण खराब बिल्कुल नहीं था, मैं कह रहा हूं राहुल का भाषण बहुत अच्छा था। जिन मुद्दों पर उन्होंने बात कर रहे थे उन मुद्दों को उन्होंने बिल्कुल फोकस में रखा, सवाल को एकदम केंद्र में रखा, और ऐसे सवाल पूछे जिसके जवाब केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिले। लेकिन वो जो कॉन्वर्सेशन था, जो इंटरेक्शन था,
जहां पे वो अपना टेम्पर लूज करते हैं, वो स्थिति ठीक नहीं है। और मैं इस बात को और बेहतर तरीके से इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि आई एम ऑल्सो अ स्लाइटली मिसअंडरस्टूड पर्सन, क्योंकि मैं भी मेरे अंदर भी वो स्वभाव है कि मैं अचानक मेरा फ्यूज उड़ जाता है और मैं टेम्पर लूज करता हूं, तो इसलिए मैं उसको समझ सकता हूं। लेकिन और उस आवेश में शायद मैं कभी कुछ ऐसी बातें मैं कह जाऊं जो लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं, आप जानते हैं मेरा स्वभाव, मेरे अंदर रिवेंज नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती तो ट्रिगर होता है, उसके बाद मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो मैं राहुल गांधी की जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन ना तो मैं अपने ऐसे किसी व्यवहार को मैं जस्टिफाई करता हूं, ना मैं उनके किसी ऐसे व्यवहार को जस्टिफाई करता हूं। अगर हम सब पब्लिक लाइफ में हैं तो अगर गालियां भी पड़े तो हमारा गुण ये होना चाहिए कि हम मुस्कुरा के उसका जवाब दें, और वो ताकि सामने वाला लाजवाब हो जाए। और ये गलती हमारे गृह मंत्री जी ने भी की और ये गलती राहुल गांधी ने भी की, और वो इस बात को भूल गए कि उनके व्यवहार की वजह से संसद की गरिमा और मर्यादा तार तार हुई है, और दोनों ही उसमें बराबर के सहभागी हैं। लेकिन सर, मोदी और राहुल की बात आपने कर ली, ये चलो समझ में आती है बात, लेकिन राहुल गांधी तो विपक्ष के नेताओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या वो उन सब लोगों के बीच में जो उनके जमात के माने जा सकते हैं, मतलब विचार के हिसाब से, एक नॉन बीजेपी, नॉन हिंदू या विपक्ष की राजनीति के तौर पे, वहां पर वो क्यों एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहे? देखिए, जिस दिन राहुल गांधी चुनाव जीतना शुरू कर देंगे उस दिन एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। राजनीति बहुत ही क्रूर व्यवसाय है, बहुत ही क्रूर, रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड व्यवसाय है, जहां कोई किसी का सगा नहीं होता। आप चुनाव जीतेंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे, आप चुनाव नहीं जीतेंगे तो आपके अपने घर वाले भी आपको डिसोन कर देंगे। तो यह राजनीति का स्वभाव है, मूल स्वभाव है। और मैं इसको इसलिए इतनी मजबूती के साथ कह पाता हूं क्योंकि मैंने राजनीति में कुछ साल गुजारे हैं, मैंने बहुत करीब से देखा है, राजनीति की गंदगी को बहुत करीब से देखा है, उसकी क्रूरता को देखा है, उसके कोल्ड ब्लडेडनेस को मैंने बहुत करीब से देखा है। जिनको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, अचानक आपको पता चलता है कि वो तो आपकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा था या तैयारी कर रहा था। ये राजनीति है, क्योंकि 5 साल में आपको एक ही टिकट मिलना है, प्रधानमंत्री बनने का एक ही मौका मिलेगा, बार बार तो मिलेगा नहीं। आप वो मौका गंवाना नहीं चाहते, और जो लोग राजनीति में होते हैं वो बहुत हाईली एम्बिशियस, हाईली मोटिवेटेड लोग होते हैं। कोई सामान्य आदमी से सर्वाइव कर ही नहीं सकता। मैं तो नहीं सर्वाइव करके, मैं तो भाग के निकल आया वहां से, आप भी सर्वाइव नहीं करते उसमें। तो ये राजनीति का स्वभाव है। तो राहुल गांधी जिस दिन जीतना शुरू कर देंगे उस दिन लोग उनके पास आएंगे। आज राहुल गांधी अगर शरद पवार को फोन भी करेंगे तो शरद पवार उनको सम्मान नहीं देंगे, लेकिन अगर वो जीतेंगे चुनाव, लोकसभा का चुनाव जीत लिया, उसके बाद देखिए किस तरीके से लाइन लग जाती है। उन्हीं सोनिया गांधी को शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर अपना नेता मानने से इनकार कर दिया था, सोनिया गांधी को। और वही 2004 का वक्त था जब वही शरद पवार, वही पीए संगमा तो नहीं, लेकिन सब लोग लाइन लगा के खड़े होकर समर्थन दिया उन्होंने, क्योंकि सोनिया गांधी ने चुनाव जीता है, सरकार बनवाई थी स्थिति। तो एक तो दिक्कत ये। दूसरी बात क्या है कि राहुल गांधी स्वभाव से लोनर है, और मुझे लगता है तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी के अंदर भारत की राजनीति को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर कंटेम्प्ट है, एक उनके अंदर वो राजनीति को लेकर एक वितृष्णा है, और शायद वो राजनीति का मतलब गंदगी ही समझते हैं। तो उनको हर आदमी के अंदर वो घाघपना, वो गंदगी, वो क्रुकेडनेस दिखाई पड़ती है, और वो उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। राहुल गांधी में 50 कबिया मैं मान सकता हूं, लेकिन एक बात मैं मानता हूं, राहुल गांधी का जो 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 जिसे कहते हैं दिल है, वो सही जगह पे है। राहुल गांधी के अंदर मैं बेईमानी नहीं देखता। वो नासमझ हो सकते हैं, भाषा की उनके अंदर कमी हो सकती है, क्योंकि सत्ता से वही, इस मोदी सरकार की सत्ता से वही आदमी लड़ सकता है जो दिल से ईमानदार हो और दिल से जो कह रहा है उस पर यकीन करे। अगर जरा सी भी अवसरवादिता होती तो अब तक वो सरेंडर कर दिया होता, या वो पार्श्व में चले गए होते। और ऐसा नेता करते हैं, वो वक्त का इंतजार करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के 2/3 कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे हैं जो पब्लिकली नहीं बोलना चाहते। ये बात मुझे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कही। बोले हमारे नेता संसद के अंदर बोलने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो अमित शाह की पुलिस उनके पास आ जाए या कोई उनको दिक्कत पैदा हो जाए। नहीं, लेकिन आपने जो बात कही, दोनों बातों में बात आपने ठीक कही, लेकिन जब राजनीति का थंब रूल ही जीतना है तो राहुल गांधी इस थंब रूल के साथ क्यों नहीं चलना चाहते? वो कह रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि वो तो चाहते हैं कि 20 साल भी हमें सत्ता नहीं मिले,
तो भी चलेगा, हम चलेंगे ठीक रास्ते पर। तो 20 साल तक साथ कौन चलेगा? कांग्रेस में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर इतना इंतजार क्यों करेगा? देखिए, कांग्रेस मरेगी नहीं। जो कांग्रेस के मरने के लिए सबसे आदर्श स्थिति थी 2014 के चुनाव के बाद और 2019 के, वो दैट वर्स्ट इज ओवर। अब मतलब अटल बिहारी वाजपेयी सीटें नहीं जीत पा रहे थे तो ऐसा थोड़ी बात जनसंघ खत्म हो गई या बीजेपी खत्म हो गई। समाजवादियों ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आज भी देखिए भाई, मुलायम सिंह यादव जिंदा है, लालू प्रसाद मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स जिंदा है, समाजवादी लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स जिंदा है। कर्नाटक के अंदर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली एच.डी. देवेगौड़ा और रामकृष्ण हेगड़े जैसे स्टालवर्ट्स समाजवादी। तो समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, लेकिन उनके रेमिनेंट्स आज भी जिंदा है, जनसंघ आज भी जिंदा है। वो तो वो मरेगी नहीं, क्योंकि वो हिंदुस्तान का डिफॉल्ट है। दिक्कत कहां पे आ रही है? दिक्कत इस बात को लेकर आ रही, लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि किस वातावरण में चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है। दोनों चीजें एक साथ है। उसको राहुल गांधी के, इट्स बियॉन्ड राहुल गांधी। आज की तारीख में मैंने कहा ना आपसे, भाई अगर चुनाव के ठीक पहले आपका खाता सीज कर दिया जाए, आप क्या करोगे? आप कैसे चुनाव लड़ोगे? जो लोग आपको फंड करने वाले हैं, उनके चुनाव के ठीक पहले उनके घर पे इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे, ईडी वाले पहुंच जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप क्या करोगे? आप कहां से चुनाव लड़ोगे? आपके जो नेता चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको धमकी दी जाएगी कि भाई आप जो है वो अब या तो बैठ जाओ या फिर हमारे साथ कोऑपरेट करो और हमको चुनाव जीतने का स्वांग भरो, लेकिन लड़ने का स्वांग भरो, लेकिन चुनाव मत लड़ो। और कई उदाहरण है, मैं कहना नहीं चाहता इन सब बातों को। फिर कांग्रेस के पास दिक्कत क्या है? कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है और जो संगठन में जो लोग हैं वो दरअसल चापलूस दरबारी किस्म के लोग हैं, मक्कार किस्म के लोग हैं। सॉरी मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर, बट सच्चाई यही है। जिनको इंदिरा गांधी नेहरू गांधी परिवार की वजह से सत्ताएं तस्तरी में परोस कर मिली, वही लोग। गुलाम नबी आजाद इतने बड़े नेता हुआ करते थे, जम्मू के अंदर एक विधानसभा सीट नहीं जीत पाए। ऐसे सैकड़ों गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के अंदर भरे पड़े हैं। सैकड़ों लोग हैं जो सत्ता के शीर्ष पर भी हैं, जो 4, 5, 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने हैं, एमएलएस बने हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन अगर आप उनसे कहिए कि काउंसिल का चुनाव अपने बल पे जीत लो तो नहीं जीत सकते। इन्हीं लोगों को राहुल गांधी की लीडरशिप से प्रॉब्लम है और किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संघर्ष नहीं करना चाहता। आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अगर कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो उसमें गलत क्या, लेकिन अगर आप कांग्रेसियों से पूछेंगे, बोले अरे मंडल पॉलिटिक्स करने से कोई कांग्रेस का फायदा होने वाला? अपर कास्ट आपके साथ है नहीं, आप उस अपर कास्ट को अपने पास ला सकते हैं। दलितों का एक बड़ा टुकड़ा कांग्रेस पार्टी से अलग हट चुका है, जो आपको कहीं ना कहीं तो सामाजिक आधार लाना पड़ेगा। अगर एक नेता दलितों पिछड़ों को अपने साथ लाने की बात कर रहा है तो बजाय उसमें जुड़ने के, उसको मजबूत करने के, आप घर में बैठ के ही कहते हैं कि नहीं हम तो कांग्रेस पार्टी, तो ये मंडल पॉलिटिक्स से क्या होगा? जो 52% आबादी है उसको लाने की कोई कोशिश करे तो बेवकूफ है। तो राहुल गांधी की स्थिति क्या? मेरे मित्र सुगातो है, बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि इट्स इजी टू बी मोदी, इट्स डिफिकल्ट टू बी राहुल गांधी। इसलिए क्योंकि जिन परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में राहुल गांधी नहीं, आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए। ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जाता, मैं कहता हूं ये सवाल शरद पवार से क्यों नहीं पूछा जाता? ये सवाल नीतीश कुमार से क्यों नहीं पूछा जाता? ये सवाल एच.डी. देवेगौड़ा से क्यों नहीं पूछा जाता? ये सवाल शरद पवार इतने बड़े तुर्रम खान नेता थे महाराष्ट्र के, आज उनकी पार्टी कहां है? क्यों नहीं वो अपने बल पे चुनाव जीत पाए? नीतीश कुमार क्यों अपने बल पे नई सरकार बना पाए? हमेशा बीजेपी का सहारा लिया उन्होंने। क्यों एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी खत्म हो गई? क्यों रामकृष्ण हेगड़े पूरी तरीके से खत्म हो गए? क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो रही है? क्यों बंगाल आप देखिए, पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल पूरा अकाली आंदोलन खत्म हो गया। तो एक तो साइकिल भी होती है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी केंद्र में है राजनीति के, जाहिर सी बात मुझे सवाल तो पूछे जाएंगे। तो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, कामयाब होंगे नहीं कामयाब होंगे मुझे नहीं मालूम। मुझे ये जरूर लगता है कि कम से कम हिंदुस्तान की राजनीति में एक आदमी तो है जो आज भी विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहा है, मजबूती के साथ निभा रहा है और झुक नहीं रहा है। और यही बात सत्ता पक्ष को बहुत खराब लगती है कि इसको हैंडल कैसे करें हम, ये चीज है।
लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि राहुल गांधी जी एक तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस की तरह से बिहेव करते हैं, नॉन सिंसियर नहीं, ये पॉलिटिशियन। प्रचार का हिस्सा। देखिए विजय जी, मैं इसको मानता नहीं। बिहार का उदाहरण लोग देते हैं। बिहार की बागडोर तो तेजस्वी यादव के हाथ में थी। तेजस्वी के लोग क्यों नहीं कहते हैं कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन? 60 दिन चले जाना खतरनाक काम है ना। नहीं नहीं, देखिए, क्या राहुल गांधी अगर नहीं जाते तो क्या जीत जाता? भाई, आप जो आदमी 140 सीटों पर चुनाव लड़ता है, जो आदमी मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, वो 5 साल अपने घर में बैठ के सोता रहेगा, तो आप कहोगे कि जो 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उसकी वजह से पार्टी हार गई, बिहार चुनाव हार गए? ये कोई तर्क है? मैं नहीं नहीं, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस बीजेपी का प्रचार है। और कांग्रेस हम के लिए जिम्मेदार है राहुल गांधी, तेजस्वी के लिए छोड़ दीजिए। 60 में से 4 सीटों पर आ गई तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है राहुल गांधी। और अगर बिल्कुल आप जिम्मेदार। कहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ रहते तो भी नहीं जीती, तो फिर तो वो लीडर ही किस बात के। नहीं नहीं, बिल्कुल जीतते, लेकिन तेजस्वी पर तेजस्वी यादव पर ये डिबेट क्यों नहीं होती? मैं तो ये प्रश्न पूछता हूं। भाई, ये डिबेट तो तेजस्वी पे होनी चाहिए। भाई, तेजस्वी यादव ने अगर बिहार के अंदर माहौल बना दिया होता पिछले 5 सालों के अंदर, तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होता। आपको याद है? देखिए, दो तर्क एक साथ नहीं काम कर सकते। एक तर्क ये है कि राहुल गांधी ने जब वो वोट अधिकार यात्रा की, अरे इससे तो तेजस्वी का नुकसान हो गया, ये तर्क दिया जा रहा था। जब वो बिहार नहीं गए तो बोले अब भी तेजस्वी का नुकसान हो गया। भाई, वो जाए बिहार के अंदर तो नुकसान कर रहे हैं, और ना जाए तो नुकसान कर रहे हैं। तो हमारे पत्रकार मित्र इस बात को समझ लें कि क्या क्या वो कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार की कमान तो तेजस्वी यादव के हाथ में थी। तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं माहौल बनाया? क्यों नहीं गांव का? भाई, अगर आपके साथी पीके अगर गांव गांव घूम रहे थे, 3.5% वोट मिला, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन उस आदमी ने मेहनत की, गांव गांव गया, माहौल बनाया, उसने फायदा नहीं हुआ, एक अलग चीज है। तेजस्वी यादव ने क्या पदयात्राएं की? क्या 5 साल नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया? क्या क्या लड़ाई लड़ी? तो हमारे यहाँ क्या है कि चूंकि ये बीजेपी की तरफ से एक बड़ा भारी प्रोपेगेंडा चलता है कि हर हालत में राहुल गांधी को आपको डिस्क्रेडिट करना है। तो बिहार में अगर अगर महागठबंधन हार गया तो राहुल गांधी उसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि कोलंबिया चले गए थे। अरे ये कोई तर्क है? तेजस्वी यादव तो बिहार के अंदर थे, पटना में थे, क्यों नहीं जिता पाया 140 सीट अपनी पार्टी को? तब मैं मानता कांग्रेस पार्टी 6 सीट पे आकर सिमट गई। भाई, 60 से कांग्रेस पार्टी 6 पे सिमट गई, मान लिया आपकी बात। 75 से आप 22 सीट पे आ गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए भी राहुल गांधी जिम्मेदार है। नहीं, लेकिन ये ठीक है तेजस्वी की बात, लेकिन राहुल गांधी को लेकर प्रोपेगेंडा मैं मान सकता हूँ कि प्रोपेगेंडा चला रही होगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं लेकिन नहीं, जब आप चला नहीं होगी, चलाती है, भयंकर तरीके से चलाती है, आप अच्छी तरीके इसको से। ऐसा मान लेते हैं कि चलाती है, हाँ। तो जब राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट का सेरेमोनियल प्रोग्राम हो, उनके शपथ ग्रहण का, उसमें वो मौजूद नहीं हो, सीजीआई के प्रोग्राम में मौजूद नहीं हो, पार्लियामेंट में जब चल रहा है सेशन तो 15 से 19 तक विदेश यात्रा पर चले जाए, और ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब उन्होंने अपनी सिंसियरिटी नहीं जाहिर की है। पार्टी के लेवल पर भी हो गया, आपने भले ही कहा तो मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, बिहार में जब इंडिया गठबंधन बना, जिसको बहुत सारे लोग इंडी बोलते हैं लेकिन मैं इंडिया गठबंधन को, उस समय उनके सब लोग उनको देख रहे थे कि वो कैसे इसको मैनेज। आप कहें कि नीतीश नहीं माने, नीतीश उधर चले गए, तो यही सब काम तो लीडरशिप में करना होता है ना। जो काम अमित शाह ने कर लिया, नीतीश को इधर ले लिया, वो काम राहुल गांधी भी तो कर सकते थे नीतीश को रोक कर। देखिए, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति तो भगवान इंद्र भी नहीं कर सकते। वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते थे। एक आदमी जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, क्या इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देता? और अगर 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 नहीं बनाया तो छोड़ के उधर चले जाए। आप उस गठबंधन के रचयिता थे। आप नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी ना पटना से। आप उस गठबंधन के रचयिता थे। आपका विचारधारात्मक कमिटमेंट क्या था कि जब आपके मन में होगा तब आप जिसको आप कम्युनल फोर्सेस कहते थे उनके साथ चले जाएंगे, और जिसको आप करप्ट फोर्सेस कहते थे उनके साथ चलेंगे? आपकी विचारधारा है क्या? अवसरवादिता। मैं नीतीश कुमार को मैं इसमें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देता ही नहीं हूं। वो लीडरशिप अलग थी, जो देवीलाल की लीडरशिप अलग थी, वो जो एनटी रामाराव की लीडरशिप अलग थी। वो राज्यों के अंदर थे, लेकिन उनकी नेशनल आउटलुक थी। 1989 का वो चुनाव विपक्ष जीतता ही नहीं अगर उसमें एनटी रामाराव, देवीलाल ने सघन भूमिका नहीं निभाई होती। लेकिन उनके मन में यह नहीं था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है या मुझे फेस बनना है।
देवीलाल ने तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उन्होंने फिर भी वो कुर्सी पगड़ी बीपी सिंह को दे दी थी। मैं जो कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी पर हमले करिए, पब्लिक स्पेस में खूब उनके पर हमले होने चाहिए, आप लेकिन हमें ये भी जी गांधी के अलावा सब लोग जिम्मेदार हैं। नहीं, सब लोग जिम्मेदार, राहुल गांधी भी जिम्मेदार है, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी को निशाना बनाना कि वो नॉन सीरियस है। मुझे लगता है कि इस समय इस विपक्ष में अगर कोई एक नेता सीरियस है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए, उसके लिए सिर्फ राहुल गांधी है। और बार बार मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी भूमिका विपक्ष ने कभी निभाई होगी, और मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं। चाहे वो कोविड का प्रश्न हो, चाहे वो चीन का प्रश्न हो, चाहे वो ट्रंप का प्रश्न हो, हर चीज पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को समय से पहले आगाह किया। अगर ये सरकार चौकन्ना होती, विपक्ष की बातों को ध्यान से सुनती, तो दिक्कतें नहीं पैदा होती। खासकर कोविड का तो मैं अच्छी तरीके से गवाह हूं। जब कोविड को लेकर राहुल गांधी ने 2 महीने पहले आगाह किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार को गिराने की कोशिश में लगी हुई थी। दूसरा जब वेव आया, तब बंगाल के अंदर आप चुनाव लड़ रहे थे, भयानक तरीके से लोग मर रहे थे, आप चुनाव लड़ रहे थे। तो ये सब देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब भी छुट्टी पे चले गए थे, आपको याद है, केरला गए थे। क्या वो नॉन सीरियस प्राइम मिनिस्टर थे? और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जब राजीव गांधी जब छुट्टी पर गए थे, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, अंडमान या कहीं गए हुए, हाँ अंडमान गए थे। तब क्या था, ये तो छुट्टी मनाने जाते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी छुट्टी मनाने के लिए शिमला चले गए, जब केरला चले गए, तब यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों के मुंह पे दही जम गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करने में और दुष्प्रचार करने में भयानक तौर पर अभ्यस्त है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग शाखा से। तो राहुल गांधी के बारे में भी कह देंगे तो नॉन सीरियस आदमी है, वो तो कैजुअल पॉलिटिशियन है, क्योंकि राहुल गांधी की, अच्छा राहुल गांधी बेल पे छूटे हुए हैं। अब आप देख लीजिए, जिस पार्टी का अध्यक्ष गृह मंत्री तड़ीपार रह चुका हो, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको तड़ीपार किया था, बेल पे तो मैं भी छूटा था भाई, मेरे खिलाफ भी 4 केसेस थे, राजनीति में था तो मेरे खिलाफ 4 केसेस थे, 10 साल तक मुझे वो मुकदमे लड़ने पड़े, मुझे कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ती थी, बेल पे तो मैं भी था। तो ये कोई तर्क हुआ? लेकिन हाँ, आप सारे बड़े बड़े लोग राहुल गांधी के बारे में कहते हैं बेल पे छूटे हुए, बेल पे छूटे हुए। तो मैं राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसको भी हमें देखने की जरूरत है, और हम उन पहलुओं को नहीं देखते हैं। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, मैं इस पे किताब भी लिख रहा हूं, किस तरीके से प्रोपेगेंडा ने भारत की राजनीति को एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है जहां अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग भी वही भाषा बोलते हैं जो सरकार उनसे बुलवाना चाहती है, और वो चाहे अनचाहे, गाहे बगाहे वही बोलते हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ बोलते हैं, बिना इस बात को समझे हुए कि दरअसल दे आर ऑल्सो प्रिजनर ऑफ द प्रोपेगेंडा अनलीश्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये आइडियोलॉजिकल स्टेट में होता है। आप कम्युनिस्ट शासन के अंदर जो है, स्टालिन के शासन के दौरान अगर आप देखेंगे तो लोग यकीन करते थे कि स्टालिन कितना बड़ा नेता है। हिटलर के समय में लोग यकीन करते थे, और जो लोग पॉइंट आउट करते थे कि ये देश को बर्बाद कर रहा है, उनको या तो लुनेटिक असाइलम में रहना पड़ा, या आत्महत्या करनी पड़ी, या उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने गोली मरवा दी गई। तो सर आखिरी सवाल, अब ये प्रोपेगेंडा तो चलता रहेगा, अब प्रोपेगेंडा का जवाब भी देना पड़ता है सबको। आप इस प्रोपेगेंडा की लड़ाई में कभी राहुल गांधी को जीतते हुए देखते हैं? जीत ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोपेगेंडा is always backed by immense resources and capture of the state. immense resources का मतलब यह है कि मैं फेसबुक पे मैं कोई चीज करना चाहूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, दूसरे के पास 10 करोड़ रुपए है, वो 5 करोड़ रुपए उस पर लगा के कह देगा कि इसको पूरा फ्लैश कर दो फेसबुक पे, पूरा फेसबुक पता चला उससे भरा रहेगा। हमारे पास पैसे नहीं, मैं खाली पोस्ट लिख सकता हूं, आप पोस्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपका पोस्ट सब जगह नहीं पहुंचेगा। और अगर आप सरकार के क्रिटिक होंगे तो फेसबुक आपकी पोस्ट को आगे ही नहीं बढ़ने देगा, खत्म कर देगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। फेसबुक पर मेरी प्रेजेंस 0 हो गई है, जबकि एक जमाने में बहुत थी। क्यों, मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला। तो अगर आपके पास पैसा है, आप समाज के 200 बुद्धिजीवियों को खड़ा कर देंगे,
पैसे के बल पर भी, और हमारे आपके कई मित्र हैं जो रातों रात जिन्होंने जिन्होंने अपनी अपनी चमड़ी बदल ली है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कल तक जो गरियाते थे आज वही गुणगान कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जानते हैं मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। तो या तो डर से या खौफ से या पद से या पैसे से आप उनको अपना बना लेते हैं और वही भाषा बोलते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। आज कहां है अमिताभ बच्चन, जो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जो रुपया गिरा तो क्या क्या लिख रहे थे, जब तेल के दाम बढ़े तो यही अमिताभ बच्चन, यही फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग लिखा करते। आज क्यों चुप है, आज जुबान क्यों बंद है इनकी? है हिम्मत तो बोले अमिताभ बच्चन, मैं नहीं कहूंगा औकात, हिम्मत है तो बोले ना। आज रुपया 90 के पार, आपने किसी अक्षय कुमार को सुना, आपने किसी आमिर खान को सुना, शाहरुख खान को सुना, सलमान खान को सुना, अमिताभ बच्चन को सुना, अनुपम खेर को सुना? बोलने वाले दो ही लोग हैं, नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, बाकी सब चुप है। और अनुराग कश्यप, और उसको भी चुप करा दिया गया। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि रिसोर्सेज है आपके पास स्टेट पावर है आपके पास। तो राहुल गांधी के पास क्या है, 10 रुपए, वो ज्यादा क्या होगा, फेसबुक पे अगर अपना पोस्ट को वायरल कराना होगा तो 200 रुपए डाल देंगे, 500 डाल देंगे, 600 डाल देंगे। वहां तो लाखों डाले जा रहे हैं, पूरी आईटी सेल क्रिएट हो गई इसकी वजह से। उसमें पवन खेड़ा क्या कर लेंगे और जयराम रमेश क्या कर लेंगे। और नहीं तो जकरबर्ग को फोन चला जाएगा, भाई हिंदुस्तान के अंदर आपका बिजनेस बंद, चलिए कल से हम बैन लगाते हैं। तो इसलिए आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसका मुकाबला एक ही तरीके से हो सकता है, जन आंदोलन, जन आंदोलन, जन आंदोलन। और अंततः यह देश जन आंदोलन की तरफ ही जाएगा, और नहीं तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। कोई दूसरा आदमी, प्रियंका, कोई दूसरा आदमी कांग्रेस से खड़ा होगा। चलिए सर, देखते हैं कि जन आंदोलन के लिए लोग कैसे खड़े होते हैं, इस पर चर्चा करते रहेंगे कि बेहतर चर्चा हुई है। और राहुल जन आंदोलन भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल अगर आप कॉल देंगे तो आज ही रात को पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी, नजरबंद में आप बैठे रहेंगे। मैं सब लड़ चुका हूं विजय जी, मैंने गुजरात में जाके लड़ाई लड़ी, थाने में जाके मैंने लड़ाई लड़ी। आप जितना इसको लेकर आपने जो बातें कही सही है, लेकिन मैं इसका एक तर्क देता हूं कि इमरजेंसी को याद कीजिए, इंदिरा गांधी की नहीं, इमरजेंसी में तो सारे नेता जेल में बनते ना। और मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की चर्चा करते हुए मैं कहता हूं कि जब आवाम खड़ी हो जाती है ना तो कुछ काम नहीं आता। ये मैं कभी इस पे बहुत लंबी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी अपने स्वभाव में डेमोक्रेटिक थी, ये सरकार अपने स्वभाव में डेमोक्रेटिक नहीं, इसलिए जन आंदोलन को ये उतनी ही मजबूती के साथ क्रश करेगा। आपने देखा ना, किसानों ने आंदोलन के 13 महीने बैठे रहे। कोई सरकार ऐसा कर सकती है? जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो तीसरे दिन सोनिया गांधी ने रिएक्ट किया था उस पर, तीसरे दिन। ये जो फर्क है इसको मैं समझना पड़ेगा, और फिर कभी इस पर बहुत लंबी चर्चा करेंगे अगर आप कहीं इजाजत देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा करेंगे, ये तो बड़ा अच्छा विषय है, मेरे तो पसंद का भी विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ जन आंदोलन सबसे बड़ी ताकत होता है, किसी भी सिपाही के लिए, किसी भी राजा के लिए, सबके लिए। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से खुले मन से, खुले दिल से, मुझे लगता है राहुल जी का तो नहीं पता, लेकिन आशुतोष का दिल सही जगह पर है।